औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम ऑनलाइन एमकैट की क्लासेस में। स्टूडेंट, आज से एमकैट की क्लासेस का आगाज़ किया गया जिसमें हम केमिस्ट्री 1 से स्टार्ट करेंगे। ये 1 वीक की डेमो क्लासेस हैं। इसके बाद अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आप 0309677671 पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी पूरी एमकैट की क्लासेस की जो टोटल पैकेज फ़ीस है वो 4000 रुपीज़ है। यानी 4000 रुपीज़ में आपको फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, बायो 1, बायो 2, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। डेमो क्लासेस से आप मेथोडोलॉजी समझ सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हमारे पास है एटॉमिक मास, empirical formula, molecular formula, concept of mole, construction of mole, Avogadro's number, स्टिचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड है। याद रहे कि हमारे पास इस वक्त फर्स्ट ईयर की बुक भी चेंज हो चुकी है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स भी ऐड हुए हुए हैं और हम ये बात जानते हैं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं जिस कंटेंट से आप लोगों को पढ़ाऊँगा इसमें तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ताकि वो बच्चे जो आगा खान के लिए, ज़ियाउद्दीन के लिए यानी और भी किसी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी ये क्लासेस वैलिड होंगी। हम तमाम चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हमारी पढ़ने की मेथोडोलॉजी होगी कि हम हर टॉपिक की थ्योरी समझेंगे और उसके बाद उनकी एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे और पास पेपर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम टर्म से। तो टर्म है एटम एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम वो है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है एंड इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी हीलियम, नियॉन और आर्गन इनको कभी आपने डबल नहीं देखा होगा, मतलब He2 नहीं देखा, Ne2 नहीं देखा, Ar2 नहीं देखा। और इट मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इसको आपने H2, O2 और N2 की तरह देखा। हम कहते हैं सर एटम इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने तो ये पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब हमारा केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट कहता है कि सर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स में शामिल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ये तीनों लाजमी मौजूद होंगे, इनके बगैर एटम नहीं बनता। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, नेगेट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, हाइप्रॉन, ये तमाम के तमाम शामिल होते हैं। अब इस चार्ट की मदद से बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी कि एक आपके पास है मैटर। मैटर वो होता है जो जगह घेरता है और साथ में वजन रखता है। आप कहते हैं कि सर दिस मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में हम कहते हैं सर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, यानी जिसमें कोई और चीज़ मिक्स ना हो और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कभी चेंज ना हो। मिक्सचर हम कहते हैं नो फिक्स कंपोजिशन, जैसे यहाँ पर है कार्बन, आयरन, वाटर। अब हम सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एयर है, मिल्क है या सॉइल है, तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ या और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं ना, इनकी कंपोजिशन बदलेंगी। फिर हम कहते हैं सर प्योर सब्सटेंसेस को 2 में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स वो है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, कंपाउंड वो है जिनको तोड़ा जा सकता है। एलिमेंट में आपके पास फिर 3 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। देख लो सबकी एग्जाम्पल भी लिखी है ताकि याद करने में आसानी हो। मेटल वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मेटलॉइड कौन है सर? मेटलॉइड वो है जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। सो फिर रिपीट करता हूं, मैटर, मैटर से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर 2 में, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट 3 में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड में जैसे H2O आ गया, H2SO4 आ गया। मिक्सचर में आप कहते हैं सर अब आपके पास 2 तरह के मिक्सचर हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ कि एक ग्लास में आपने रूह अफ़ज़ा डाला और हिला दिया, तो एक सिंगल फेज आपको नजर आया, उसको आपने होमोजीनस कहा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ग्लास में आपने मट्टी डाल दी तो आपको 2 फेज नजर आ रहे हैं, वो हेट्रोजीनस कहलाएगा। सो इफ इट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन देन इट इज होमोजीनस, इफ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देन इट इज हेट्रोजीनस। होमोजीनस में आप कहते हैं सर ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं,
अब पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। हेट्रोजेनस में आप कहते हैं सर कोलाइड भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। कोलाइड के एग्जांपल में जैसे जेली आपके पास है, मिल्क आपके पास है, ये सब कोलाइड्स कहलाते हैं। और सस्पेंशन में आप कहते हैं सर सल्फर इन वाटर। ये तो अमूमन आपने नहीं देखा होता, लेकिन पेंट तो आपने देखा होता है ना, कलर जो हम करते हैं, ये कलर आपके पास यहाँ पर आता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा चार्ट आपको क्लियर है, क्योंकि जहन में रखना है इन्हीं सबसे आगे जाकर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे साथ ही। आइंस हैं, द आइन क्या होता है सर? आइन को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं एनी चार्ज पार्टिकल। सो आइन का मतलब क्या बन गया? कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो हम कहते हैं सर द चार्ज स्पीशी विच फॉर्म बाय द, अब देखो चार्ज तो दो तरह के होते हैं ना, प्लस और माइनस। अगर चार्ज आपके पास प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, अगर चार्ज माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो दे में बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड एज आइन। अब आप कहेंगे सर लॉस होगा तो क्या होगा, गेन होगा तो क्या होगा? भाई हम कहते हैं लॉस होगा तो बनेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आइन, जिसको हम कैटाइन कहेंगे, और गेन होगा तो बनेगा एनाइन। सो कैटाइन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। और लॉस कैसे होगा? ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन क्या है? एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इनको ना अपनी उंगलियों पर याद रखना है, चूंकि ये पूछा जाता है पेपर में। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक का मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो मैं लिख सकता हूं प्लस हीट। अगर ये अब यहाँ आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक। यूनिनेगेटिव आयन मतलब अगर एक होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ऑल अदर नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक। यानी अगर डाई नेगेटिव ट्राई नेगेटिव बनता है तो वो सब क्या होंगे? एंडोथर्मिक होंगे। कैटाइन पे +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। एनाइन पे -1, -2, -3, मतलब ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, फिर ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A। सर +4 या -4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 वाला तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। अगर ये बात बेटा मैं आपको समझाऊं कि ये जुमला क्या लिखा गया है, तो ये इस तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता सोडियम के एटम की, तो मेरे पास सोडियम एटम में सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 हैं। और सोडियम एटम में कितने हैं? 11 हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना। अगर मैं सोडियम को ड्रॉ करूंगा तो ये पहला शेल, इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरा शेल, इसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। फिर ये तीसरा शेल, इसमें आ गया 11वां इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं आपको कहूं सोडियम प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 8 1 है, ये 2 8 है। तो तीसरा तो शेल ही नहीं है। जब शेल नहीं है तो आप देख पा रहे हैं कि इसका साइज कंपैरेटिवली इससे कम है। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पर कहा कि सर द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, या हम कहते हैं द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर, चूंकि वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। मॉलिक्यूलर आइन पर आते हैं, हम कहते हैं सर द चार्ज मॉलिक्यूलर स्पीशी फॉर्म बाय द लॉस और गेन। अब देखो अकेला आइन था तो सिंगल था ना, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन में है, जैसे CH4 प्लस, CO प्लस, N2 प्लस, N2 माइनस 2, O2 माइनस 2, O2 माइनस, ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे पास कहलाएंगे मॉलिक्यूलर आइन। द चार्ज मॉलिक्यूलर स्पीशी फॉर्म बाय द लॉस और गेन। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। यहां तक की बात उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रही है आप सबको। अच्छा बेटे, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप को उर्दू में कहा जाता है हम जाए। हम मतलब सेम, जाए से मुराद जगह है। जैसे हम कहते हैं ना जाए नमाज, तो हम जा का मतलब होता है प्रोडिक्ट टेबल में एक जैसी जगह रखने वाले। जाहिर है एक जैसी जगह रखने की हम बात कर रहे हैं तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। तो हम डिफाइन करेंगे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडी। एक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोटोप का कॉन्सेप्ट किसने दिया। याद रहे बेटा कि हमें अक्सर कहा जाता है कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया था, पेपर कोर्स के अलावा पूछ लिया था। कोर्स के अलावा नहीं पूछा जाता,
ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो डायरेक्ट हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई होंगी, लेकिन हम अपने लेक्चर्स में उनको इसलिए डिस्कस करेंगे चूंकि वो माजी के ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। Now, elements and occur in the nature in the form of isotopes. Occurrence of isotope has shown been here. आइए आइसोटोप पर भी हम एक चार्ट समझते हैं। हम कहते हैं सर 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो सर अपने अंदर से खुद ब खुद रेडिएशंस को निकालते हैं, जिनमें अल्फा, बीटा और गामा रेज शामिल हैं। नेचुरल 280 हैं, जिनमें से 40 रेडियो एक्टिव है और 240 स्टेबल हैं। जो रेडियो एक्टिव होता है वो अनस्टेबल होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं रेडियो एक्टिव की, तो बच्चे जब घड़ी पहनते हैं तो अक्सर उनको ऐसी घड़ी दिलाई जाती है कि लाइट जब चली जाए तो उसमें से उनको उनके जो कांटे हैं वो ग्रीन कलर में या ऑरेंज कलर में दिखते हैं, जिससे वो खुश होते हैं। लेकिन वो घड़ियां जल्दी खराब हो जाती हैं चूंकि उनमें से रेडिएशन मुसलसल निकल रही होती हैं। 126 आइसोटोप विद ऑड एटॉमिक नंबर एंड ऑड मास नंबर, मतलब 1, 3, 5 इस तरह। एंड 154 आइसोटोप विद इवन नंबर, ये भी एक ईयर में पूछा गया था। इनको भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। एक साल पूछा गया व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, तो हमने इनको भी एक जगह पर कर दिया बेटा। क्या क्या सेम है? सर एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल भी सेम हो गई, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो हम याद, एक चीज़ अगर अच्छे से याद कर लो ना कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसिमिलरिटीज़ क्या है? सर मास नंबर, मास नंबर तो डिफर करता है ना। अच्छा, मास नंबर किसकी वजह से डिफर करता है? न्यूट्रॉन की वजह से, तो वो भी चेंज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी। हाफ लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम बाद वो आधा डिटोरिएट होगा, तो वो हम कहते हैं कि बहुत जल्दी डिटोरिएट होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, कितनी देर में वो रिएक्शन करता है। सो ये सिमिलरिटीज ऑफ द आइसोटोप्स हैं, ये डिसिमिलरिटीज ऑफ द आइसोटोप्स हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। मोनो आइसोटॉपिक, मोनो आइसोटॉपिक से हमारी क्या मुराद थी? सर आपके पास फ्लोरीन, आयोडीन, एंटीमनी, इन सब के जो आइसोटोप्स हैं वो मोनो आइसोटॉपिक कहलाते हैं। डाई आइसोटॉपिक में आपके पास आता है फॉर एग्जांपल BiCl, Br। ट्राई में आपके पास आता है कार्बन, हाइड्रोजन, मतलब 3 आइसोटोप्स हैं जिनके। हाइड्रोजन के आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं ना 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। इसी तरह कार्बन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं। टेट्रा आइसोटोपिक में सल्फर, पेंटा में निकल, हेक्सा में कैल्शियम, नैनो में, नैनो मतलब होता है 9 CD, यूनिडेका इसका मतलब होता है 11, इसको अनडेका भी पढ़ते हैं। एसएन और हेक्साडेका मतलब होता है 16। ये चार्ट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको आज डिलीवर हो रही हैं जो हमारी एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें से पास पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा टर्म रिलेटिव मासेस के। रिलेटिव मासेस क्या होते हैं? सर रिलेटिव मास इज द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस स्केल्ड विद कार्बन 12। यानी यूं समझ लीजिए कि तराजू है, तो तराजू के एक तरफ कार्बन 12 है और तराजू के दूसरी तरफ आपने दूसरा एलिमेंट रखा, और जो कंपैरेटिव आंसर आया उसको आपने नाम दिया रिलेटिव मास। स्टूडेंट कहते हैं सर वाई कार्बन 12? चूंकि कार्बन 12 के जो आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल हैं। पहले इसकी जगह पर हाइड्रोजन होता था, हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी जगह पर नाइट्रोजन हो। इस वक्त कार्बन है चूंकि फिलहाल इसके आइसोटोप स्टेबल हैं। हाइड्रोजन का तो हमें पता है ना, तीसरा जो आइसोटोप होता है ट्राइटियम, वो रेडियो एक्टिव होता है। C12 is used as standard because it is highly stable, पहला रीजन। इट्स मास इज एग्जैक्टली इन होल नंबर 12 है पूरा पूरा, हाइड्रोजन का 1.008 हो रहा था। इट कैन बी हैंडल इजिली। So the mass of an atom as compared to the mass of carbon atom is called as atomic mass unit। ये केयर में सवाल पूछा गया था कि relative atomic mass का यूनिट क्या है, और उसमें केजी भी दिया हुआ था। तो अक्सर बच्चे समझते हैं कि सर मास है तो केजी जवाब होगा, जबकि अगर एटॉमिक मास यूनिट कह दिया है तो वो AMU बन जाएगा। The unit used to express the relative atomic mass is called as atomic mass unit, and it is basically 1/12 of the mass of the carbon। 1 AMU किसके बराबर है? इसको जरूर याद रखिएगा। 1 AMU बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट -27 kg। अच्छा, केजी और ग्राम कैसे याद रखेंगे? चूंकि हम कहते हैं कि किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, 3 जीरो आ रहे हैं तो पावर 3 कम हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें हमें समझ में आ रही है, और अगर कोई सवाल है तो आप वो
व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं आप तमाम लोग। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर देख सकते हैं, या फिर मैं स्क्रीन पर भी यहाँ पर लिख देता हूँ 0309677677 इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 1735, एक क्लोरीन 1737। ये मौजूद है 75% और ये मौजूद है 25%। relative molecular mass, the mass of a molecule as compared to relative atomic mass क्या था सर? एटॉमिक मास था मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू, अब हो गया relative molecular mass, तो हो जाएगा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझाऊं कि ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म आती है एटॉमिक मास, फिर एक टर्म आती है हमारे पास फॉर्मूला मास, फिर एक टर्म आती है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो हम कहते हैं कि सर एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास है, वो कंपाउंड जो आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं उनका फॉर्मूला मास है, और वो कंपाउंड जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास है। जैसे अगर मैं कहूँ H2O तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर मैं कहूँ NaCl तो आप कहेंगे फॉर्मूला मास। ठीक है, तीनों एक ही लफ्ज़ नहीं है, तीनों के अलग अलग मतलब हैं। तो ये यहाँ पर आ गया रिलेटिव फॉर्मूला मास। एक ईयर आइसोबार की डेफिनेशन पूछी गई। अच्छा, ये क्वेश्चंस ऐसे तो अवेलेबल नहीं होते हमारे पास, ये क्वेश्चन बैंक इसलिए मौजूद होता है कि हम हर साल स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि उनसे क्या सवालात पूछे गए थे, तो उससे फिर हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक जनरेट होता है, हमें पता लगता है किन किन टॉपिक्स पे सवाल थे। टू स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, टू स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप क्या था? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार क्या है? आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है। यहाँ बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को जब बोलते हैं कि टू स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बच्चे इसका जवाब भी आइसोटोप लिख के आ जाते हैं, जबकि इसका जवाब आइसोटोप नहीं है, इसका जवाब आइसोबार है। टू स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन। अगर ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट्स के आपस में न्यूट्रॉन बराबर हो जाएं तो उनको कहेंगे आइसोटोन। जैसे देखो C6H14 एक आइसोटोप है ना, C8H16, इसमें अगर आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो तो कितने आएंगे सर? इन दोनों को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 8, और इसमें अगर कैलकुलेट करो तो कितने आ जाएंगे सर? इसमें भी 8 आ जाएंगे। जब इन दोनों में 8 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये आइसोटोन कहलाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात हमें समझ में आई है। और आइए अब जरा एक सवाल पे आते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पजेस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्या मुराद है? देखो मैं कहता हूं Na प्लस, Mg+2, Al+3 और Ne, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या मतलब है? अगर Na प्लस के मैं इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आप कहोगे सर वैसे Na में होते हैं 11 और प्लस हो गया तो ये बन गया 10। Mg+2 के मैं इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आप कहेंगे वैसे Mg में होते हैं 12 और 2 चले गए तो बच गए 10। Al+3 के मैं इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम में होते हैं 13 और 3 चले गए तो बचे 10, और नियॉन में भी कितने होते हैं? 10। तो इन सब की क्या चीज़ सेम है सर? इन सब के तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पजेस सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटॉनिक? आइसोटॉनिक क्या होता है? सेम न्यूट्रॉन, सबके न्यूट्रॉन निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके निकलते हैं ना न्यूट्रॉन। 8 और 18 10, 19 में से 9 गए 10, इधर हो गया 8, इधर आया 10, ये डिफरेंट है। इधर हो गया 8, इधर आ गया 7, ये डिफरेंट है। इधर हुआ 8, इधर हुआ 10 सॉरी, और इधर हुआ 8, ये भी डिफरेंट है। तो कौन सिमिलर बचा सर? ये वाला। तो आपने इसका जवाब निकाल दिया। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि सर अच्छा पेपर में इस तरह के सवालात हमसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक्स पर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, और हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रहे कि हमें कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो हमें वो ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी कि बगैर कैलकुलेटर हम कैसे सॉल्व करेंगे। मोल को हम डिफाइन करते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, या रिलेटिव एटॉमिक मास कह लें, फॉर्मूला मास ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपको ये बात पहले से पता है ना कि कोवेलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते हैं, और रिलेटिव फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ये बात भी आप जानते हैं। अगर आप उन्हें ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब है 23 ग्राम ऑफ सोडियम, चूंकि उसका मॉलिक्यूलर मास भी 23 होता है। फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है मास इन ग्राम
डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जो वर्ड है ना मोलर मास, इसमें सब शामिल हो जाता है। इसके अंदर आपके पास एटॉमिक मास भी आ जाता है, इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला मास भी आ जाता है, इसके अंदर आपके पास सारे मास आ जाते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2O तो हो गया 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ NaCl हो गया 58.5। 1 मोल ऑफ SO4, अच्छा अब ये -2 लगाकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। O4, O होता है बेटा 16, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 64 बन जाएगा, और S32 होता है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा आपके पास 96। अक्सर बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मास में, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके बाद जो अगली चीज हमको समझनी है वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नामी साइंटिस्ट ने कहा था कि एक मोल किसी भी चीज का रखता है अपने अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, पार्टिकल्स, आइंस, फॉर्मूला यूनिट्स। यानी अगर मैं आपको कहता हूं कि तराजू के एक तरफ 1 किलो रुई है और तराजू के एक तरफ 1 किलो लोहा है, बताइए कौन सा भारी है, तो आप कहेंगे सर दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों 1 किलो हैं। ऐसा ही है ना बेटा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये कैसे मुमकिन है कि अगर 1 मोल H2 है और 1 मोल HCl है तो क्या दोनों के पार्टिकल सेम होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सेम होंगे, जिस तरह 1-1 किलो की अभी हमने एग्जाम्पल ली। हम कहते हैं सर व्हेन द मास ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास, हम पहले लिख चुके। फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। फिर हम ये बात जानते हैं कि सर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट SCP ऑक्यूपाइड 22.4 dm3। 1 मोल हो अगर किसी गैस का, किसी भी गैस का, मैं रिपीट करता हूं किसी भी गैस का, तो वो कितना आता है? 22.4 dm³ आता है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जा रही हैं। 1 मोल है, पार्टिकल कितने? 6.0 एक्सपोनेंट 23। मॉलिक्यूल कितने? 6.0 एक्सपोनेंट 23। फॉर्मूला यूनिट कितने? 6.0 एक्सपोनेंट 23। आइन कितने? सेम। इसका मतलब 1 मोल इनमें से किसी का भी है तो जवाब सेम है। समझ रहे हैं बात? आइए मास पर। एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला है तो ग्राम फॉर्मूला मास, आइन है तो ग्राम आयनिक मास, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आइडियल गैस हमारे पास कितनी आती है? 22.4 dm³ आता है। अब देखो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट को समझाया है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल है? 1। एटम की तादाद 6.0 एक्सपोनेंट 23। 18 ग्राम वाटर में कितने? 1। तादाद 6.0 एक्सपोनेंट 23। 58.5 ग्राम में कितने? 1 मोल है। यानी सबके अंदर कोई चेंज नहीं है। इतनी सारी एग्जाम्पल से आपको समझाने का मकसद ये है कि बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना नंबर्स को देखकर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब यहाँ तक की बात हमें समझ में आ चुकी है। इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी हमारी, इसमें हम अगले टॉपिक्स एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। ये एक भी डेमो क्लासेस रहेंगी आपकी, इसके बाद आपकी पेड क्लासेस आगाज़ कर दिया जाएगा। आप बाकी डिटेल्स के लिए रब्ता कर सकते हैं 0309-677-6771 पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।